नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। गुरुवार के दिन शेयर बाजार में भयंकर बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 1000 अंक नीचे गिर गया, वहीं निफ्टी 345 पॉइंट टूट गया। आखिर क्यों गिर रहा है बाजार? ऐसे में शेयर बाजार की आगे की चाल कैसी रहेगी? इन्वेस्टर्स को ऐसे मूड माहौल में क्या करना चाहिए? ये सब समझाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है विष्णुकांत उपाध्याय, मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड की एवीपी रिसर्च एंड एडवाइजरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पर। थैंक यू। जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि बाजार में इतना प्रेशर और वोलेटिलिटी देखने को क्यों मिल रहा है? श्रेया, देखिए, शॉर्ट टर्म की ये वॉलेटिलिटी है मार्केट में, लगातार सेलिंग प्रेशर है। पिछले 5 दिनों से लगातार मार्केट गिर रहा है। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई से लगभग 3.5% के आसपास करेक्ट हो चुका है मार्केट। बट यदि आप ब्रॉडर टेक्सचर की बात करें, यानी कि 1 साल के 2 साल के व्यू की आप बात करें, तो मार्केट का जो टेक्सचर है वो अभी भी बुलिश बना हुआ है। अब बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं, क्या कारण है जिनकी वजह से मार्केट में ये लगातार बिकवाली बनी हुई है। तो श्रेया, एज फार एज आई कंसर्न, कुछ रीजंस हैं, 4 से 5 रीजंस हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं कि जिनकी वजह से मार्केट में लगातार बिकवाली है। पहला तो है कि इंडिया में ये जो अभी जनरल इलेक्शन अभी चल रहे हैं, इनका क्या आउटकम आएगा, इसको लेके काफी अनसर्टेनिटी मार्केट में है। मार्केट ऑलरेडी इस न्यूज को तो डिस्काउंट कर चुका है कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट शायद हो सकता है आए, बट जो अब की बार जो सरकार का जो नारा है, अब की बार 400 पार, ये पॉसिबल है कि नहीं, इन संभावनाओं को लेके मार्केट में एक फियर बना हुआ है। क्योंकि जब भी आपकी एक्सपेक्टेशन किसी चीज से मीट नहीं होती है तो मार्केट में एक डिसअपॉइंटमेंट आता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसके वजह से मार्केट में विक्स लगातार बढ़ रहा है। इस हफ्ते की यदि हम बात करें तो जो हमारा वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जिसको कि हम फियर गॉस भी बोलते हैं, इंडिया विक्स, उसमें लगभग 24% की तेजी देखने को मिली है इस हफ्ते की यदि हम बात करें तो। और यदि हम सो फार दिस मंथ, यदि हम इस मंथ की बात करें, जिसमें कि लगभग हमने शायद 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन ही देखे हैं, लगभग 40% की तेजी हमको इंडिया विक्स में देखने को मिली है, जो कि एक सबसे बड़ा कारण है हमारे इंडियन इक्विटीज को नीचे लेके आने का। इसके अलावा एफआईएस की सेलिंग लगातार बनी हुई है। पिछले महीने हमने 35,500 करोड़ की सेलिंग एफआईएस के द्वारा देखी है। इस महीने की हम बात करें तो 15,500 की सेलिंग हम अभी तक एफआईएस की देख चुके हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट यदि हम डिस्कस करें तो जो भी हमारे यूएस फेडरल रिजर्व से जो हॉकिश स्टांस आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट में एक नेगेटिविटी बनी हुई है कि पता नहीं कि यूएस की जो फेडरल अथॉरिटीज हैं, मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं, वो इंटरेस्ट रेट को कब कम करेंगे। तो इन सब सारी संभावनाओं के चलते, अनसर्टेनिटीज के चलते मार्केट में एक फेयर बना हुआ है और ऊपर के लेवल से मार्केट में अभी भी एक प्रॉफिट बुकिंग का सीन बना हुआ है। जी बिल्कुल सर, आपने इलेक्शंस आउटकम की बात की। मेरा सवाल इसी को लेकर है कि अगर मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है वो इलेक्शंस का आउटकम नहीं आया, तो क्या फिर बाजार अब और गिरेगा? क्या हमें और करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं इस लेवल से? देखिए श्रेया, वैसे मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं ये घोष कर पाऊँ कि मार्केट ये इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। बट हाँ, डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब यदि ये जो है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट में कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें नहीं आएंगी, मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में बहुत पैनिक सेलिंग या बहुत ब्रॉड लेवल पे एक सेलिंग मार्केट में आनी चाहिए। यदि कुछ ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड मार्केट में कुछ ऐसा होता है, तो मुझे लगता है कि हार्डली देयर विल बी ए सेलिंग ऑफ अराउंड 6% to 7% इन द मार्केट। इससे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता हूं, 6 से 7% से ज्यादा की गिरावट मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो अभी बहुत ही फर्म फुटिंग पे है। और बहुत ही कि बाहर की जो ब्रोकरेजेस हैं, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स है या फिर वो मॉर्गन स्टैनले है, उन सबों का जो आउटलुक है, आईएमएफ का भी आउटलुक जो है इंडिया की इकोनॉमी को लेके बहुत ही अपबीट है। तो मुझे लगता है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, ये बहुत ज्यादा मैटर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करता है। यस, डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इसका एक इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म में आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज्यादा मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी और नीचे के लेवल पर से एक बार्गेन बाइंग डेफिनेटली मार्केट में निकल के आएगी। ठीक है, आपने 6 से 7% तक करेक्ट हो सकता है बाजार अगर एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं किया, तो आपने ये कहा सर। दूसरा सवाल ये है, आपने एफआईआईज का भी जिक्र किया अभी। एफआईआईज ने इस महीने 15,500 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली की है शेयर बाजार में, लेकिन सर सवाल वही बना है कि आखिर क्यों एफआईआईज ने ये रुख अपनाया है? देखिए श्रेया, होता क्या है कि जब मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है, कुछ इतना बड़ा बिग इवेंट मार्केट में होता है,
तो डेफिनेटली एक बड़े फंड हाउसेज जो होते हैं वो सेफ साइड लेने के लिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा लिक्विडेट करते हैं। यहाँ पे काफी सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, या तो वो अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करते हैं या फिर वो अपने पोर्टफोलियो को लिक्विडेट नहीं करके कुछ ऑप्शन स्ट्रेटजीज की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे एफआई सेलिंग कर रहे हैं, बट हाँ एक बड़ा एक तबका एफआई का ऐसा है जो मार्केट में अपने पोर्टफोलियोज को लिक्विडेट कर। ठीक है सर, तो ये एक बड़ा कारण है एफआईएस के बिकवाली का। पोस्ट लोकसभा रिजल्ट्स कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? किन सेक्टर्स पे रहेगा फोकस? ऐसे में इन्वेस्टर्स कौन से सेक्टर्स को अपने रडार पे रखें? देख लिए अगेन बात वही निकल के आती है कि आफ्टर ऑल की मार्केट का जो रिजल्ट आउटकम रहेगा क्या, तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि मार्केट का रिजल्ट आउटकम क्या रहेगा। बट मैं इस पर नहीं बोलने की जगह ये बोलना चाहूंगा कि क्या सेक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक हिडन हॉर्स साबित हो सकते हैं हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए इन सेक्टर्स में डिफेंस है, डेफिनेटली हम बहुत डिफेंस के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स हैं, ईवी के स्टॉक्स हैं और मेटल। ये 4 से 5 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पे कि हम काफी बुलिश हैं और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर्स हैं ये एक अल्फा जनरेट करेंगे कंपेयर टू निफ्टी रिटर्न्स। ठीक है सर, आरबीआई की प्रोविजनिंग से पीएफसी और आरईसी रेडा में हमें थोड़ी करेक्शन देखने को मिली थी उस दौरान। तो अभी क्या इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में? श्रेया देखो, ये एक फंडामेंटल क्वेरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा। बट हाँ, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड इस वे में करूंगा कि जो भी आरबीआई का ये जो रेगुलेशन आया है प्रोविजन को इंक्रीज करने का 5% का, ये लंबे समय तक इन कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालेगा। आरईसी की मैनेजमेंट ने इस चीज को क्लियर भी किया है। तो मैं इसकी डीप स्टडी में नहीं गया हूं, बट मुझे नहीं लगता कि इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर और पर्टिकुलरली इन शेयर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं आप इस पर्टिकुलर स्टॉक्स के ऊपर। मेरा अगला सवाल लार्ज कैप स्टॉक्स के ऊपर है सर, जैसे कि एलएनटी, टाइटन, डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में हमें ह्यूज करेक्शन देखने को मिली है। इन सब स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? देखिए ये काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं। एलएनटी तो मैं कहूँ वैल्यू से ग्रोथ स्टॉक्स में टर्न हो चुका है, और आज हमने एक काफी अच्छी खासी गिरावट भी एलएनटी में देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कोट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है वो एक एक हिडन हॉर्स साबित हो सकता है, एक जेम साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। और यदि हम जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करते हैं तो एलएनटी एक मेगा कैप कंपनी है इस सेक्टर की, राइट। तो आज ये जो गिरावट एलएनटी में देखने को मिली है, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की गिरावट मार्केट में कंटिन्यू रहेगी। ये केवल एक शॉर्ट टर्म फंडामेंटल हेडविंड्स है। FY25 के जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा डिक्रीज किया है, जिसके चलते एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिला है। करेक्शन और सस्टेनेबल सेलिंग में डिफरेंस होता है। तो ये एक करेक्शन है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एलएनटी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे है, और ऑल टाइम हाई पे होने की वजह से मार्केट में करेक्शन आता है, न कि सेलिंग आती है। तो ये एक करेक्शनल फॉल है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू नहीं रहेगा, और यदि यहाँ से 3 से 4% की और भी गिरावट आती है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी एक फ्रेश बाइंग के लिए। वहीं आपने बात की डॉक्टर रेड्डीज की, तो डॉक्टर रेड्डीज पे भी हम बहुत काफी अच्छे खासे बुलिश हैं। मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में एक सस्टेनेबल सेलिंग देखने को मिलेगी। यदि आपका टाइम हॉरिजन थोड़े लंबे समय का है तो डेफिनेटली आप इन शेयर्स को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। ठीक है, शेयर्स को एक्यूमुलेट करने की सलाह मिली है निवेशकों को इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। सर, मिड और स्मॉल कैप को लेकर मेरा सवाल है, क्या मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों इंडेक्स को? देखिए आरबीआई का रेगुलेशन अभी आया था कुछ टाइम पहले, और फॉलोड बाय दैट रेगुलेशन, और हमने इन दोनों ही सेक्टर्स में मिड कैप में और स्मॉल कैप में एक गिरावट देखी। बट आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि वो जो गिरावट थी वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं किया उस और एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। क्योंकि मुझे लगता है कि लार्ज कैप और मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि लार्ज कैप में जितने भी स्टॉक्स होते हैं वो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, और मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में जो भी स्टॉक्स होते हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं। और जो इंडिया की जो जर्नी है ये ग्रोथ जर्नी है। तो मुझे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा जो है वो कंटिन्यू रहेगा आता हुआ, और एक यदि आपका नजरिया लंबे समय का है तो डेफिनेटली एक अच्छे वैल्यूड स्टॉक जिनकी की इंट्रिंसिक वैल्यू काफी अच्छी है, इनकी ग्रोथ पोटेंशियल्स काफी अच्छे हैं। हर स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूं कि आप किसी भी स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हैं, बट काफी सारे अच्छे स्टॉक्स यहाँ पे ऐसे हैं इस सेक्टर से, आप उनमें पैसा लगा सकते हैं। तो
मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हूँ कि डाउनबीट आई एम कोटिंग माई स्टोरी डाउनबीट फॉर दीज सेक्टर्स, बट डेफिनेटली ये सेक्टर्स अच्छा करेंगे मुझे लगता है, और इन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना चाहिए। ठीक है, रडार पे रखने की सलाह मिली है मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स को। सर, क्वार्टर 4 अर्निंग सेशन आपको कैसा लगा? आपके लिहाज से कैसा प्रदर्शन रहा सारे स्टॉक्स का? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये अभी जो रिजल्ट जितने भी आए हैं, ये काफी म्यूटेड Q4 रिजल्ट्स हैं, इनमें बहुत ज्यादा मेरे को अपबीट नहीं कुछ भी देखने को मिला है। ठीक है। सर, किन सेक्टर्स को लेकर आपका रुझान है? क्या लग रहा है आपको, कोई कौन से सेक्टर्स हैं आने वाले वक्त में अच्छा आउट परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जिस पर कि आप बैट लगा सकते हैं, डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस में कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं, उनमें आप एक बार ट्रेडिंग करके इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। इंफ्रा में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। आप ईवी जो स्टॉक्स हैं, ईवी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो ये 4 से 5 सेक्टर ऐसे हैं जो हमारी रडार पे रहेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। और मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आप इन सेक्टर्स के सभी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं इन सेक्टर्स की जो पर्टिकुलरली हम रेफर करते हैं कि आप उनमें पर्टिकुलरली आप इन्वेस्टमेंट करके चलिए। ठीक है। जो सर मूड माहौल लग रहा है आपका बाजार को देखकर, बाजार में जो मूड माहौल है अभी, ऐसे में निवेशकों को क्या रुख अपनाना चाहिए? श्रेया, देखिए, ये डिपेंड करता है कि निवेशकों का टाइम होरिजन क्या है। देखिए, यदि वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म की हम जब भी बात करते हैं तो हम 1 साल से ऊपर की बात कर रहे हैं डेफिनेटली। तो यदि आपका नजरिया 1 साल से ऊपर का है तो वो अपने पोर्टफोलियोज को कंटिन्यू करके चल सकते हैं, यहाँ कोई लिक्विडेशन की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो डेफिनेटली मार्केट में एक एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई है, और मुझे लगता है कि वेरी शॉर्ट टर्म के लिए सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को आप एडॉप्ट करके चल सकते हो। निफ्टी के यदि मैं लेवल्स की बात करूं तो 22,200 22,150 के ये लेवल्स है। आज साइकोलॉजिकल 22,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट जो है ना, थोड़ा सा खराब हुआ है। और मुझे लगता है कि मार्केट डाउन साइड में 21,850 21,800 तक की रेंज तक पहुंच सकता है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि विक्स जो है, इंडिया विक्स, जिसका कि हमारे मार्केट के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि विक्स यदि ऊपर जाता है तो हमारा मार्केट नीचे जाता है। जी। तो इंडिया विक्स की यदि हम बात करें तो मुझे इंडिया विक्स आने वाले टाइम में एक तेजी नजर आती है। 21 से 22 तक के लेवल इंडिया विक्स में देखने को मिल सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि हमारा इंडिया मार्केट, पर्टिकुलरली निफ्टी की यदि हम बात करें तो 21,500 तक के भी लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बट टेक्निकली प्राइसेस को 21,800 के नीचे आना होगा 21,500 तक पहुंचने के लिए। तो अभी तक के लिए आप 21,800 पे आता है तो बाइंग करिए, 22,150 आता है तो सेलिंग करिए। 21,800 का लेवल ब्रीच होता है तो 21,500 और 21,200 तक के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है सर, आपने प्री एग्जिट पोल कहा कि इंडिया विक्स 21-22 का भी स्तर दिखा सकता है। या डेफिनेटली डेफिनेटली एक टेक्निकली यदि हम बात करें तो एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है जो कि 16.80 के आसपास का था, और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि इंडिया विक जो है एक एक फियर को एक दर्शाता है आपको। ये एक ऐसा इंडेक्स है जो कि आपके फियर को दर्शाता है। और डेफिनेटली जब किसी कंट्री में इतना बड़ा इवेंट होता है, इलेक्शन काइंड का एक इवेंट होता है जो कि 5 साल में सिर्फ एक बार आता है, तो हर इन्वेस्टर्स के अंदर, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर्स हो या वो कोई बड़ा इन्वेस्टर्स हो, हर एक के अंदर एक फियर एक डेवलप हो जाता है, अपने पोर्टफोलियो को वो लिक्विडेट करता है। तो वी कैन नॉट रूल आउट द एक्सपेक्टेशन दैट कि यहाँ पे एक फर्दर स्पाइक आपको विक्स में देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आखिरी सवाल कि यंग इन्वेस्टर्स को आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या हिदायत देना चाहेंगे आप यंग इन्वेस्टर्स को? देखिए, यंग इन्वेस्टर्स के लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब वो यंग हैं और यदि वो मार्केट में नए आए हैं तो वो ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट को अपना रास्ता अपनाएं, क्योंकि ट्रेडिंग ये वो रास्ता है जहां पे आपको बहुत स्किल्स की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है कि यंग इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप स्टॉक्स काफी अच्छे रहेंगे। लार्ज कैप स्टॉक्स के माध्यम से वो एसआईपी के माध्यम से वो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बिस्तर को अपना समय देने के लिए, हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स इस सबसे बहुत कुछ सीखेंगे और उनको बहुत फ़ायदा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन,
एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।